हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर की। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया सेक्शन 173 से लेकर के 180 तक। आज हम कंटिन्यू करेंगे 181 से। कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स एक्सेट्रा। तो 181 applicable to both public and private companies empowers the board of directors to contribute to bona fide charitable and other funds up to a particular limit, which if exceeded limits needs to be permitted by company through passing an OR. तो बात है यहाँ पे कि the board is empowered to contribute any amount in any financial year in aggregate if the aggregate amount of such contribution does not exceed 5% of the average net profit of the company for the 3 immediately preceding financial years. अगर एक्सीड होता है तो क्या प्रायर परमिशन लगेगी कंपनी की इन जनरल मीटिंग फॉर सच कंट्रीब्यूशन। एक्सप्रेशन अदर फंड्स इज वाइड इनफ टू एनेबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड इन स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी मेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी लॉस में है तो क्या डायरेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेक्शन जो है डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू हैव अ प्रॉफिट फॉर मेकिंग अ चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एवरेज ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो पॉसिबल है कि कंपनी लॉस सफ़र करे, इसके बावजूद भी बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में कंट्रीब्यूशन करे एंड द एवरेज ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट इंक्लूडिंग करेंट लॉसेज इज पॉजिटिव। तो कर सकते हैं अगर अभी है तो भी। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 182 में देखते हैं प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब कंपनीज परमिटेड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एनी लिमिट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट। इट इज टू बी नोटेड दैट सेक्शन 182 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग रहेगी वही जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है अंडर 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। Following companies are not allowed to contribute to any political party: government company which has been in existence for less than 3 financial years. Procedure क्या है? Company shall make the contribution to political party only after a resolution authorizing the making of such contribution is passed at a meeting of the board. In effect, such resolution shall be deemed to be justification in law for making of the contribution authorized by it. आगे बढ़ते हैं 182(2) में देखते हैं In addition to making any direct contribution, following contributions are also deemed as political contribution. क्या क्या है? पहला तो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन हु इज to its knowledge is carrying on an activity which at the time at which such donation or subscription or payment was given can reasonably be regarded as likely to affect public support for a political party. या दूसरा, the amount of expenditure incurred directly or indirectly by a company on an advertisement in any publication being in nature of a souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, where such publication is by or on behalf of a political party and where such publication is not by on behalf of but for the advantage of a political party. डिस्क्लोज करना रहेगा। 182(3) बोलता है every company shall disclose in PL the total amount contributed by it under section 182 during the FY to which accounts relates. 182 में 3A है किन मोड से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट issued pursuant to any scheme notified under any law for the time being in force for contribution to the political parties. स्कीम बोले तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज वाली जो स्कीम है IT एक्ट के हिसाब से वो वाली रहेगी। कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या पनिशमेंट होगी? पनिशेबल विथ अप टू अ फाइन ऑफ 5 times द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन सो मेड। डिफॉल्टिंग ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 6 महीने तक की एंड विद अ फाइन ऑफ 5 times ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन सो मेड। क्लैरिफिकेशन से वहीं पे सर्कुलर दिया है कि वाइल मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर क्या कह रहा है सर्कुलर कि कोई भी अमाउंट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इलेक्टोरल ट्रस्ट में तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर। सिर्फ इतना चलेगा कि हमने डिस्क्लोज कर दिया कि अमाउंट रिलीज टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी। दूसरी बात, जो भी अमाउंट डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को भी अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड इन देयर बुक्स एंड ऑल्सो डिस्क्लोज कि किन पॉलिटिकल पार्टी को वो दिया।
आगे बढ़ते हैं 183 में। 183 है हमारा पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन्स टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड एक्सेट्रा। तो 183 में कोई लिमिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय द सीजी फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल डिफेंस कैन बी मेड विदाउट एनी लिमिट। Power to make such contribution shall be exercised by the board of directors of the company or any person or authority exercising the powers of the board of directors or of the company in general meeting. Overriding effect है सारे सेक्शन का 183 का। Notwithstanding anything contained in 180, 181, 182 और any other provision or in memorandum articles, सबके ऊपर overriding effect है। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा PL में कि टोटल अमाउंट क्या कंट्रीब्यूट किया आपने इसमें। फिर आते हैं 184 पे, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्टर का जो ऑफिस होता है वो ट्रस्ट का होता है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में डायरेक्टरशिप की वो होल्ड करता है। ट्रस्टी के तौर पे ही इज ड्यूटी बाउंड टू पास ऑन द बेनिफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम ऑल ट्रांजेक्शन विच बिलोंग टू द कंपनी। किसी भी स्टेज में अगर वो इंटरेस्टेड बनता है ऐसे बेनिफिट्स का जो कि राइटफुली कंपनी को एक्रू होने चाहिए, उसको अपना डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल में सेक्शन में देखते हैं क्या बात होती है। 184(1) में बोलता है एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म्स और अनदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच शैल इंक्लूड द शेयर होल्डिंग इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। इंटेंशन ये है कि डिस्क्लोजर सही से हो ताकि अदर डायरेक्टर्स को भी पता रहे, कंपनी को पता रहे, डायरेक्टर का, कंसर्न डायरेक्टर का अदर कंपनीज में। वैन टू मेक द जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द फर्स्ट मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर, thereafter at the first meeting of the board in every financial year, or where there is any change in the disclosure already made, then at the first board meeting held after such change. Rule 9 बोलता है manner of disclosure and certain other matters। क्या बोलता है? Every director shall disclose his concern or interest by giving a written notice in form MBP 1। Director giving notice of interest shall be duty bound to cause it to be disclosed at the meeting held immediately after the date of the notice. All notices shall be kept at the RO of the company. They shall be preserved for a period of 8 years from the end of FY to which they relate. They shall be kept in the custody of CS or other person authorized by the board for this purpose। उसके बाद बात करते हैं specific disclosure of interest की। 184(2) में एक ऐसा डायरेक्टर को shall make a specific disclosure of interest wherever he in any way, whether directly, indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement, proposed contract or arrangement, entered into or to be entered into with a body corporate in which such director or such director in association with any other director holds more than 2% of shareholding of that body corporate, or with a body corporate in which such director is a promoter, manager, CEO, or with a firm or other entity in which such director is a partner, owner or member। अब ये कब डिस्क्लोजर करना है? The disclosure shall be made as under। पहला तो interested director shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board at which the contract or arrangement is discussed for the first time, and he shall not participate in such meeting। Non-participation implies that he shall not discuss the matter relating to such contract and shall also not vote if there happens to be a voting in this concerned action। It may happen कि वो पहले से related ना हो, concerned ना हो, लेकिन if he becomes interested after the contract or arrangement is entered into, he shall disclose his concern or interest forthwith when he becomes so, or at the first meeting of the board held after his becoming concerned or interested। यहाँ पे एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन है कि प्राइवेट कंपनी के केस में वो बंदा पार्टिसिपेट कर पाएगा आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। सेक्शन 8 कंपनी के केस में ये चीजें सभी अप्लाई होंगी अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है एक्सीड करता है 1 लाख रुपए का, उससे नीचे के चलेंगे। और दोनों के केस में वही है, 92 और 137 की फाइलिंग टाइम पे होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी। अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो 184(3) बोलता है कि कंपनी के आगे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के द्वारा एंटर किया गया है शैल बी वॉइडेबल एट इट्स ऑप्शन इफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर डज नॉट डिस्क्लोज, और इफ सच डायरेक्टर पार्टिसिपेट्स इन मीटिंग जहां उसे नहीं करना चाहिए था, जहां वो डिस्कस हो रही चीजें। इट मे बी नोटेड कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। ऑप्शन लाइज विद कंपनी एंड नॉट विद द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। पनिशमेंट है कॉन्ट्रावेंशन की। 184 में बताया कि कोई अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है तो इस केस में 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों का दोनों हो सकता है। फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्टर्स पे, इसको ऐसा प्रेजुडिस नहीं लेना चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम हैविंग कंसर्न और इंटरेस्ट। है तो बस डिस्क्लोज करो और उसमें पार्टिसिपेट मत करो। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अगर होल्डिंग 2% तक की है
तो ऐसी जगह पे डिस्क्लोजर देने का नहीं बनता अगर डायरेक्टर या ईदर कंपनी, मतलब ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं ईदर कंपनी और 2 और मोर ऑफ देम टुगेदर, 2 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर मिल करके भी 2% या उससे ज़्यादा कम होल्ड कर रहे हैं तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं 176 पे, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। नो एक्ट डन बाय अ person as a director shall be deemed to be invalid if it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had been terminated by virtue of any provision contained in Companies Act or in the articles of the company. Then acts not valid if done after his appointment to be invalid or to have terminated. So provided that 176 shall not be deemed to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid. सब्सिक्वेंट एक्ट जो है इवैलिडेट नहीं माने जाएंगे। वेयर इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द कंपनी कि उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है या इलीगल है या नो अपॉइंटमेंट है, तो इसके बाद के सब्सिक्वेंट एक्ट वैलिड नहीं माने जाएंगे। जब कंपनी के नोटिस में आया कि अपॉइंटमेंट टर्मिनेट हो गया था या उनके नोटिस में आया कि एक्ट्स इलीगल हैं, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी या फिर कंपनीज एक्ट, या फिर इट वॉज वेल विद इन द नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी दैट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वॉज नॉट वैलिड, या फिर इरेगुलरिटी थी और देयर वॉज एनी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू द डायरेक्टर एंड स्टिल सच पार्टी डेल्ट विथ हिम, या डायरेक्टर नोज इट फुल्ली दैट हिज टर्म ऑफ ऑफिस हैज एक्सपायर्ड बट ही कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई हिज ऑफिस। उसकी नेक्स्ट है कि मतलब उसने एक्सरसाइज किया पावर्स एज डायरेक्टर दो अपेरेंटली नोज कि उसकी कोई अथॉरिटी थी ही नहीं बिकॉज हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड। In terms of 196(5), any act done by MD, WTD manager before his appointment was disapproved by the company at the general meeting shall be deemed to be valid. आगे बढ़ते हैं 185 पे, लोन्स टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। 185(1) बोलता है कि अ कंपनी सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशन आगे देखेंगे, अ कंपनी is not permitted directly or indirectly to advance any loan including any loan represented by a book debt to or give any guarantee or provide any security in connection with the loan taken by any director of the company or of a company which it is holding company or any partner or relative of any such director or any firm in which such director or relative is a partner. Relaxation दिया है 185(2) में, subject to the specified conditions company is permitted to advance any loan including any loan represented by a book debt or give any guarantee or provide any security in connection with the loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested. कंडीशंस क्या है? पहला तो एसआर पास कराना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा नोटिस के साथ में जिसमें फुल पर्टिकुलर्स रहेंगे ऑफ द लोन्स गिवन और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, पर्पस बताएंगे किसके लिए लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है, प्रपोज किया है और अदर रिलेवेंट फैक्ट। इसके अलावा लोन्स किस लिए, लोन्स यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। एक्सप्लेनेशन में बताया है एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जहाँ पे डायरेक्टर मेंबर है, डायरेक्टर भी हो सकता है इस कंपनी में। बॉडी कॉर्पोरेट है जहाँ पे नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल की जा रही है इस डायरेक्टर या 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स के द्वारा। बॉडी कॉर्पोरेट है जहाँ पे बोर्ड डायरेक्ट या एमडी या मैनेजर इज accustomed to act is direction on the directions or instructions of the board or any of the director or directors of the lending company. इसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी आता है 185(3) में कि फॉलोइंग केसेस रिस्ट्रिक्शंस जो 185(1) में हैं या रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो 185(2) में है वो अप्लाई नहीं होंगे। कब कब? where the loan is given to a managing director or whole-time director as a part of conditions of service extended by the company to all of its employees या pursuant to any such scheme which is approved by the members by a special resolution, या फिर where a company in the ordinary course of business में provide कर रहा है loan or gives guarantees securities for the due repayment of loan and in respect of such loan and interest is charged at a rate not less than rate of prevailing yield of 1 year, 3 years, 5 years, 10 years government securities closest to the tenor of the loan. Where any loan is made by a holding company to its wholly owned subsidiary company or where any guarantee is given or security is provided by a holding company in respect of any loan to its wholly owned subsidiary, या फिर guarantee या security दी holding company ने in respect of any loan made by bank or financial institution to its subsidiary company. As a precondition it must be ensured कि वो जो लोन दिया जा रहा है C और D में, ये C और D में, it are utilized by the subsidiary company for its principal business activities. Then we move forward. पेनल्टी क्या है कॉन्ट्रावेंशन का? तो 185 में क्या कॉन्ट्रावेंशन होगा? तो पेनल्टी होगी
पनिशेबल विथ मिनिमम फाइन ऑफ 5 लाख से 25 लाख तक, और ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने तक का, और 5 लाख से 25 लाख उसको भी जुर्माना लग जाएगा। ऑफिसर को, डायरेक्टर को, या फिर कोई अदर पर्सन को जिसको लोन एडवांस हुआ या गारंटी सिक्योरिटी दी गई, वो भी पनिशेबल रहेगा 5 लाख से 25 लाख तक और 6 महीने का जुर्माना। एग्जेम्पशंस कुछ यहाँ पे बताए हैं कि गवर्नमेंट कंपनी अगर ऑब्टेन करती है अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। रिगार्डिंग सच लोन और गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडेड उन्होंने बिफोर मेकिंग सच लोन किया है, और उसको तभी मिलेगी 92(137) की फाइलिंग टाइम पे हुई है। और प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा जिनका शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, या फिर बोरोइंग्स ऑफ सच कंपनी फ्रॉम बैंक, पीएफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर, या फिर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया रीपेमेंट पे 137(92) के फाइलिंग टाइम पे हुई है, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 186 में, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो 186(1) बोलता है कि अ कंपनी अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। प्लेसिंग ऑफ सच अ रिस्ट्रिक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डाइवर्शन ऑफ फंड्स, क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस है कि उन लोग ऐसा डाइवर्ट करके स्टेप डाउन सब्सिडरीज बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का बताया एक्सप्लेनेशन में, इट मीन्स अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। Further, a company will be deemed to be principally engaged in the business of acquisition of shares, debentures or other security अगर उसका assets जो है in the form of investment in shares, debenture, other security constitute not less than 50% of total asset, या उसकी income जो आ रही है ऐसे investment business से not less than 50% of gross income है। exception है 2 layer rule का, अगर कंपनी एक्वायर्स एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड इफ सच अदर कंट्री हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 layers एज पर द लॉज ऑफ सच कंट्री, तो द रूल ऑफ 2 layers शैल नॉट प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ एक्विजिशन। उसके अलावा 2 layers शैल नॉट प्रिवेंट अ सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी अदर लॉ और एनी अदर रूल रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वहाँ पे लीगली उसको बोला जा रहा है। उसके बाद 186(2) में बोलता है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड लिमिट एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। तो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में पहला है गिविंग ऑफ लोन्स टू एनी पर्सन्स और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा गिविंग ऑफ गारंटी और प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, तीसरा एक्वायरिंग बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सीडिंग 60% of its paid up share capital for free reserve, security premiums account or 100% of free reserve and security premium whichever is more। 186 में क्लैरिफिकेशन है कि ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं या WTD मैनेजर को दे रहे हैं, आई मीन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं अदर देन MD और WTD विच इज़ गवर्न बाय 185, तो उनको यहाँ पे 186 में कवर नहीं करेंगे। कंक्लूजन यही रहेगा कि कंपनी इज परमिटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ गिविंग लोन या गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और एक्वायरिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन एग्रीगेट अप टू 60% ऑफ PUSC बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज मोर। आगे बढ़ते हैं 186(3) बोलता है वेयर द एग्रीगेट ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सो फार मेड द अमाउंट फॉर विच गारंटी और सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड exceeds the limit, तो यहाँ पे unless previously authorized by SR passed in a general meeting कोई और इन्वेस्टमेंट लोन नहीं दिया जा सकेगा SR से अगर ऑथराइज नहीं है तो। इसमें पोस्टल बैलेट भी चलेगा। OPC अगर मेंबर्स OPC और ऐसी कंपनी जहाँ पे 200 से कम मेंबर्स हैं, अप टू 200 मेंबर है, उनको पोस्टल बैलेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ टोटल अमाउंट, तो एज पर रूल 13 a resolution passed shall specify the total amount up to which board of directors are authorized to give such loan guarantee और security और उसके लिए acquisition के लिए exemption है कि अगर वो loan guarantee is given to where security has been provided by a company to its WOS or a JV or acquisition is made by a holding company by way of subscription, purchase otherwise of securities of its WOS, तो SR की रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। फिर 183 जो 186 का 3 है और प्रोवाइजो रूल 11(1) का है, यहाँ पे बोलता है इन केस एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेशल रिजोल्यूशन द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ सच लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटी और एक्विजिशन इन द FS
एज प्रोवाइडेड अंडर 186(4). 186(4) की बात करते हैं यहाँ पे, कंपनी शैल मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी टू द मेंबर्स। क्या क्या डिस्क्लोजर करना रहेगा? पहला, लोन गिवन, उसका पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट मेड और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, और मेन चीज़ है पर्पस फॉर विच द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी। यूनानिमस रिजोल्यूशन लगेगा बोर्ड का। 186(5) बोलता है एनी इन्वेस्टमेंट टू बी मेड और लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय कंपनी ओनली व्हेन, बोर्ड का रिजोल्यूशन पास होगा विद कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। प्रायर अप्रूवल लगेगा पीएफआई का, जहां टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग। प्रायर अप्रूवल कब नहीं लगेगा पीएफआई का? पहला, जो लिमिट 186(2) में बोली है वो एक्सीड नहीं हो रही है एंड देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन टू पीएफआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 186(7) में बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट लोअर एट द देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 year, 3 year, 5 year, 10 year GSEC क्लोजेस्ट टू द टेनर ऑफ लोन। क्लैरिफिकेशन है एमसीए का कि इफेक्टिव यील्ड ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन प्रिवेलिंग यील्ड GSEC, तो उसको वायलेशन नहीं मानेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज को इससे जो है, अगर उन्होंने 137(92) का कंप्लायंस नहीं किया है तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पे मॉडिफिकेशन है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 26% और मोर ऑफ POSC इज हेल्ड बाय CG और 1 or more SG और बोथ, प्रोवाइडेड in respect of loans for funding industrial research and development projects, उसके ऑब्जेक्ट्स और फर्दरेंस में MOA में दिया हुआ है तो उनके ऊपर भी नहीं लगेगा। ऐसे सेक्शन 8 के ऊपर कंपनी के ऊपर ये 186(7) नहीं लगेगा। फिर 186(8) में बोलते हैं कि अ कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 13 एक्ट, तो जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा शैल नॉट गिव एनी लोन और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी टिल सच डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। फिर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर 186(9) में है कि हर जो लोन दिया है, गारंटी सिक्योरिटी दी है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना रहेगा। पर्टिकुलर्स बताए हैं रूल 12 में, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर रूल 2014 में। क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला रजिस्टर रहेगा फॉर्म MBP 2 में, पर्टिकुलर्स रहेंगे सेपरेटली, लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटीज़ के, एक्विजिशंस के। एंट्रीज जो है रजिस्टर में करी जाएंगी क्रोनोलॉजिकली 7 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन के। फिर रजिस्टर जो है RO में रहेगा, प्रिजर्व्ड परमानेंटली, कस्टडी ऑफ CS या बोर्ड के ऑथराइज्ड जिम्मेदारी आदमी के द्वारा। रजिस्टर जो है मैन्युअली इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट्स मे बी फर्निश्ड टू एनी मेंबर ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स, जो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रति पेज। फिर 186(10) आता है, रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द RO ऑफ द कंपनी, दिस इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब बाय रूल 12। इट शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट्स में बी टेकन, कॉपीज लेकर के वही प्रति मैक्सिमम 10 रुपये प्रति पेज। 186(11) में नॉन एप्लीकेबिलिटी बताया है, एक्सेप्ट सेक्शन 186(1) shall not apply to any loan, any guarantee given on any security provided or any investment made by a banking company, insurance company, housing finance company in the ordinary course of business, या फिर made by a company established with the object and engaged in the business of financing industrial enterprises or of providing infrastructure facilities to any investment made by an investment company की बात हम कर चुके हैं पहले ही, या फिर मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62 यानी कि राइट शेयर्स मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग एक्टिविटीज बाय NBFC whose principal business is acquisition of securities. Then restriction on inter-corporate loans deposits to companies registered under section 12 of SEBI, जो कंपनी SEBI के 12 सेक्शन में रजिस्टर्ड है और उसके अलावा ऐसी कंपनी जिनको नोटिफाई किया है CG ने इन कंसल्टेशन विद SEBI shall not take inter-corporate loan or deposit in excess of the limit specified in under regulations applicable to it this kind of company pursuant to which it has obtained certificate of registration from SEBI, उस कंडीशन पे लिया था। Further, such company shall furnish in its FS the details of loans or deposits. कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पनिशमेंट होगी, तो कितनी होगी आपकी
पनिशमेंट, कंपनी को 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का फाइन हो जाएगा। एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 25,000 से 1 लाख तक का और 2 साल की कारावास हो सकती है, या दोनों। एंड विद अ फाइन है। बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो हैं वो शेड्यूल 6 में जो बताई गई हैं वो हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन है यहाँ पे। एग्जेम्पशंस रहेगा, एग्जेम्पशन सेक्शन 186 नहीं लगेगा गवर्नमेंट कंपनी पे एंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी जिसने अप्रूवल ली है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज है, सब्जेक्ट टू की डिफॉल्ट नहीं की है 137 या 92 की फाइलिंग में। फिर 187 इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। 187(1) बोलता है ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी और अदर असेट शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इन इट्स ओन नेम। Exception, may hold shares in its subsidiary company in the name of any nominee or nominee of the company if it is necessary to do so to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit. Exemption दी है यहाँ पे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा उनके नाम पे रहे। 187(2) में एग्जेम्पशन है, कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विद इट्स बैंकर एनी शेयर और सिक्योरिटीज फॉर द कलेक्शन ऑफ एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल, या फिर कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विद और ट्रांसफर और होल्ड इन द नेम ऑफ बैंकर्स दैट इज SBI और शेड्यूल्ड बैंक शेयर्स और सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर देयर ऑफ। हाउएवर, अगर विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जिस दिन से वो ट्रांसफर हुआ था या जिस दिन से वो कंपनी ने पहले हेल्ड किया था, no transfer of such shares or securities takes place, तो कंपनी as soon as practicable after the expiry of that period have the shares retransferred खुद के नाम पे, own name पे। और इसके अलावा कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विथ और ट्रांसफर टू एनी पर्सन एनी शेयर्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, permitted to hold investments in name of a depository when such investments are in form of securities held by company as a beneficial owner। 187(3) एक रजिस्टर मेंटेन करना रहेगा इसके लिए जब खुद के नाम पे नहीं है। रूल 14 में उसके पर्टिकुलर्स दिए हैं। इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन विदाउट एनी चार्ज बाय एनी मेंबर और डिस्पेंचर होल्डर्स। बिजनेस आवर्स में क्या है प्रोविजंस, वो मैं रजिस्टर में क्या क्या बताना है। एक तो MBP3 उसका फॉर्म है, क्रोनोलॉजिकली रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय कंपनी नॉट हेल्ड इन ओन नेम, रीजंस रहेगा क्यों नहीं है, रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन, रिकॉर्ड रहेगा वेदर सच इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन थर्ड पार्टी नेम फॉर द टाइमिंग बीइंग इन फोर्स अदरवाइज। RO में मेंटेन रहेगा, प्रिजर्व परमानेंटली, कस्टडी CS का या अदर ऑथराइज पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज किया है, ऑथेंटिकेटेड बाय CS और अदर पर्सन जो भी ऑथराइज किया है। पनिशमेंट है कॉन्ट्रावेंशन का 25,000 से 25 लाख तक, डिफॉल्टिंग ऑफिसर का 6 माह तक कारावास और 25,000 से 1 लाख तक का फाइन या बोथ। फिर आते हैं RPT में सेक्शन 188। सबसे पहला मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी 276 में बोलता है रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर और इज रिलेटिव, अ KMP और इज रिलेटिव, अ फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और इज रिलेटिव इज अ पार्टनर, private firm, a private company in which a director, manager or his relative is a member or director, public company in which director or manager is a director and holds along with his relatives more than 2% of the PUSC, any body corporate जिसका board of director या MD manager is accustomed to act in accordance with advice, direction or instruction of हमारा director या manager, any person on whose advice, directions or instructions or director manager is accustomed to act with, it is provided कि it shall not apply to advice, direction, instruction which are given in a professional capacity। इसके अलावा any body corporate which is a holding subsidiary associate of such company, subsidiary of a holding company to which is also subsidiary यानी कि holding की दूसरी subsidiary, and investing company or the venturer of the company। clarify किया है कि in case private company ने ये डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो 137(92) में, तो उसके ऊपर क्लॉज 7 जो है वो नहीं लगेगा। क्लॉज 7 ये रहा। फिर आगे है कि सॉरी क्लॉज 8 नहीं लगेगा, मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट ये 3 आखिरी में हमने बात की थी वो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। उसके आगे है कि सच अदर पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब, तो इसके लिए एक चीज़ बताइए कि डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर KMP ऑफ द होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी। इसके बाद 277 में रिलेटिव की डेफिनेशन है कि रिलेटिव इन with reference to any person means one who is related to another if they are members of HUF, they are husband and wife, or one person is related to other in the manner
father including stepfather, mother, stepmother, son, stepson, son's wife, daughter, daughter's husband, brother, stepbrother, sister, stepsister. Then 188(1) शुरू होता है, specifies certain transaction which shall be termed as a related party transaction if a company undertakes them with a related party. कौन से? पहला, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी. सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एंड अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स thereof of the company. Meaning of office or place of profit, where such office or place is held by director, if director holding it receives any remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as a director by way of salary, fees, commission, perquisites, rent free accommodation otherwise, or other than a director, or by firm, any firm, private company or other body corporate, receives anything, तो यहाँ पे ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा. इसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगा? पहले तो बात ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करने के लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, लाइक टेकिंग परमिशन फ्रॉम बोर्ड अगर रिक्वायर्ड फ्रॉम कंपनी. तो ये कैसे चलेगा, आइए देखते हैं. फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 188(1) चल रहा है. इन केस आरपीटी इज एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस, तो कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है. आर्म्स लेंथ मतलब टू रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा है, is conducted as if they were unrelated so that there was no conflict of interest. फिर RPT आएगा requiring consent of the board, अगर वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है and does not require approval of shareholders, it shall be entered into after obtaining consent of the board given by resolution at a meeting and subject to prescribed by conditions prescribed by 15(1). अब 15(1) में क्या क्या बातें हैं? If a company enters into transaction with a related party, the agenda of the board meeting at which resolution is proposed to be moved shall disclose the following matters. सबसे पहला तो नाम बताओ related party का, nature of relationship, nature, duration of the contract, particulars of the contract arrangement, material items of the contract or arrangement including the value, if any advance paid received for the contract or arrangement, if any, manner of determining the pricing and other commercial terms both included as a part of contract and not considered as a part of contract, whether all factors relevant to the contracts have been considered, if not the details of the factors shall not considered, with the rationale कि क्यों नहीं consider किया भाई, any other information relevant to the important to the board to take decision on the proposed transaction. रूल 15(2) में ये भी बोला है कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मीटिंग में ड्यूरिंग डिस्कशन. इसके बाद बताता है कि OR किस समय लगेगा. इन केस अ कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद आर रिलेटेड पार्टी एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब वैल्यूज पर 15(3) जो अभी हम देखेंगे, इट शैल बी एंटर्ड इनटू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय पासिंग OR. तो अप्रूवल कब लगेगा, OR कब लगेगा? पहला, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज ई रिस्पेक्टिवली ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 188. तो अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन जो है 10% ऑफ मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, above limit shall apply for the transaction to be entered into either individually or taken together with the previous transaction during the financial year. और इसके अलावा दूसरा, पहला तो गुड्स और मटेरियल्स के लिए हो गया. दूसरा, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, इफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस अमाउंट्स टू 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. गुड्स मटेरियल के केस में टर्नओवर, प्रॉपर्टी के केस में नेटवर्थ. तीसरा आता है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इन if the value of the transaction amounts to 10% of more or of the turnover. Availing or rendering of any services directly or through appointment of agent if the value of such transaction amounts to 10% of turnover. तो गुड्स और सर्विसेज के लिए 10% ऑफ टर्नओवर, लीजिंग के लिए भी 10% ऑफ टर्नओवर, सर्विसेज के लिए भी 10% ऑफ टर्नओवर, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए 10% ऑफ नेटवर्थ देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. Where any transaction is to be entered into contract arrangement, तो जो सब्सिडरी एसोसिएट के किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो मंथली रेम्यूनरेशन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा. या फिर अंडर राइटिंग का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेटवर्थ OR लगेगा. टर्नओवर और नेटवर्थ जो भी है बेसिस ऑफ ऑडिटेड FS ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच किया जाएगा.
परसुएंट टू 101, नेम ऑफ रिलेटिंग पार्टी आएगा उसमें, नेम ऑफ द डायरेक्टर और KMP जो रिलेटेड है, इफ एनी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप आएगा, नेचर, मटेरियल आइटम्स, मॉनेटरी वैल्यू एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द अरेंजमेंट, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। 188(1) में सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, अ मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज अ रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट ऑन द रिजोल्यूशन मेंट फॉर अप्रूविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जहां पे विच मे बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। However, nothing contained in second proviso shall apply to a company in which 90% or more members in numbers are relative of promoters or are related party. Exemptions है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कंपनी जो है दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में या CG के साथ में, SG की किसी कंपनी के साथ में या कॉम्बिनेशन ऑफ सच कंपनीज चल रहा है, तो गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी है जिसका अप्रूवल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज जो है उसकी उससे ले चुके हैं, तो इनको मिलेगा अगर 137 और 92 की फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी को भी सेकेंड प्रोवाइजो टू 188(1) से एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर 137 और 92 में डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ने। स्कोप ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो टू 188(1) का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे एक दिया है, छोटा सा क्लैरिफिकेशन यही बोलता है कि कोई भी मेंबर अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो ऐसे चीज़ पे वोट नहीं करेगा। रिलेटेड पार्टी का हमने देख लिया क्या होता है, वो टर्म देख लिया है। फिर 188(1) में फिफ्थ प्रोवाइजो पे पहुंच गए अपन, इन केस ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड बिटवीन अ होल्डिंग एंड WOS हुज अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड, तो इस केस पे कोई भी OR नहीं लगेगा। अगर WOS है तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय होल्डिंग कंपनी सफिशिएंट रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजेक्शन बिटवीन WOS एंड होल्डिंग कंपनी, फिर से उसमें नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 188(3) आते हैं, A contract or arrangement shall be voidable at the option of board or as the case may be of the shareholders. कब होगा voidable? Where any contract arrangement is entered into by director or any other employee without obtaining the consent of the board or approval of by resolution in general meeting as required under section 188 and ना तो consently ना तो ratification कराया, if it is not ratified by the board or by the shareholders in within 3 months from the date जहाँ से वो contract enter हुआ था, इस केस में डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनीफाई द कंपनी, जो भी लॉस हुआ रहेगा उसको। फिर 188(4) बोलता है कि इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय हु हैड एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 188 फॉर रिकवरी ऑफ एनी लॉस सस्टेन्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। पनिशमेंट क्या रहेगी 188(5) में, एनी डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया अनऑथराइज, जिसने ऑथराइज किया इसे अनऑथराइज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 188। लिस्टेड कंपनी के केस में डिफॉल्टिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय को 1 साल तक का कारावास हो जाएगा, मिनिमम फाइन ऑफ 25,000 से 5 लाख तक। एनी अदर कंपनी कारावास यहाँ पे नहीं है, 25,000 से 5 लाख तक का सेम है। डिस्क्लोजर ऑफ RPT इन बोर्ड्स रिपोर्ट 188(2) बोलता है कि बोर्ड्स रिपोर्ट में सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे, जस्टिफिकेशन जाएगा कि क्यों किया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ 188 टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अमालगमेशंस, तो MCA ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन से आ रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक प्रोविजन से डील किए जाएंगे, 188 में वो नहीं फंसेंगे। फिर 188(9) में जाते हैं, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो ऐसा एक रजिस्टर के लिए मैंडेटरी बोला है, one or more register giving separately the particulars of all contract or arrangement required under 184(2) disclosure of interest by directors या फिर 188 RPT वाला। Such register shall be prepared in the prescribed manner and contain prescribed particulars। फॉर्म बताया है इसके लिए MBP4, क्या क्या रहेगा उसमें, ये सारी चीज़ें हमें रूल 16 बता रहा है, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014, क्या क्या रहेगा रजिस्टर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एसोसिएशन जो इन विच एनी डायरेक्टर और एनी कंसर्न हैज़ एनी कंसर्न और इंटरेस्ट 184(1) के हिसाब से। एक्सेप्शन दिया है 2% तक का पेश होल्डिंग है तो चलेगा। When to make entries, एंट्रीज एट वंस की जाएगी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर authenticated by CS or other authorized person, placed before the next meeting of the board and signed by all the directors present, register duly filled and updated। 189(2) में बोलता है कि एवरी डायरेक्टर और KMP शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑफिस डिस्क्लोज द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन 184(1) रिलेटिंग टू कंसर्न और इंटरेस्ट इन अदर एसोसिएशंस जो कि रिक्वायर्ड है। फिर 189(3) में रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द RO ऑफ द कंपनी एंड शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। रूल 16(3) में बोलता है कि रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड शैल बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ CS अदर पर्सन ऑथराइज्ड। कंपनी शैल प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सच रजिस्टर टू मेंबर, उसकी रिक्वेस्ट पे 7 दिन के अंदर मैक्सिमम 10 रुपये प्रति पेज फीस भी चार्ज करेंगे।
कर सकते हैं। 189(4) में बोलता है कि रजिस्टर शैल बी प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी एजीएम, इट शैल रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग टू एनी पर्सन हैविंग द राइट टू अटेंड द मीटिंग, इवन अ प्रॉक्सी हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। एक्सेप्शंस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर इट इज फॉर सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल्स एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विस डज नॉट एक्सीड 5 लाख इन एग्रीगेट इन एनी ईयर। अगर बैंकिंग कंपनी कर रहा है फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पेनल्टी है यहाँ पे 189(6) में, एवरी डायरेक्टर हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन 25,000 तक की पेनल्टी हो जाएगी। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए अप्लाई तभी होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज़्यादा का है तो। फिर आते हैं 190 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटर करेंगे। एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इज इट इन राइटिंग, तो एक कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जहाँ राइटिंग में नहीं है तो एक रिटन मेमोरेंडम आएगा उसकी टर्म्स बताते हुए। इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी ये चीज़। 193 में डिफॉल्ट में पेनल्टी है कंपनी 25,000 ईच डिफॉल्ट, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, स्ट्रेट बताई हुई है। एक्सेप्शन है कि 190 प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। फिर 191 आता है, पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। तो ये बताता है कुछ इवेंट्स हैं, enumerates happening of certain specific events in relation to a company and also states inter alia whether or not any director of that company shall receive compensation on happening of such events. Events क्या है? पहला, transfer of whole any part of undertaking property of company, transfer to any person or of all or any of the shares of company being a transfer resulting from offer made to by general body of shareholders to the general body of shareholders, या फिर offer made on behalf by or on behalf of some other body corporate with a view to company becoming a subsidiary of such body corporate or a subsidiary of its holding company, या फिर offer made by or on behalf of an individual with a view of his obtaining the right to exercise or control the exercise of not less than 1/3 of the total voting power at the general meeting of the company, या फिर other offer which is conditional on acceptance to a given extent. Disclosure of particulars approval in general meeting बोला है कि in connection with above events a director shall not receive any payment unless particulars prescribed in rule 17 have been disclosed to the members of company and the proposal has been approved by the company in general meeting. Subject to the conditions of disclosure, a director of company may receive payment by way of compensation for loss of office or consideration for retirement from office. In connection with such loss or retirement, या फिर from transfer of such undertaking, from transfer of shares, या फिर from any other person not being company. क्या disclosure करना है? Rule 17(1) में बताया, disclosed by for company for to the members for approving the proposal by passing of resolution. क्या क्या? Name of director, amount proposed to be paid, event due to which compensation becomes payable, date किस दिन बोर्ड मीटिंग हुई थी recommending such payment, basis of the amount determined, reason or justification for the payment, manner of payment whether payable in cash or otherwise, and how sources of payment and any other relevant particulars as the board may think fit. फिर 191(2) में बोला है कि it shall be considered lawful if it is in subjects to limits or priorities as prescribed in rule 17(2). अब 17(2) में बताया है रूल्स में कि जो पेमेंट है वो लिमिट 202 वाली लगेगी। फिर 17(3) में बताया है कि नो कंपनसेशन शैल बी पेड टू एमडी डब्ल्यूटीडी अगर एक्सेप्ट नोटिस पे एंड स्टैट्यूटरी, अगर कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर कंपनी डिफॉल्ट में इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पेबल टू एनी बैंक, पीएफआई और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज टुवर्ड्स वैट, इनकम टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स पेबल टू सीजी, एसडी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जिसपे डिस्प्यूटेड नहीं है, अनडिस्प्यूटेड की बात कर रहा है। फिर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉयज और वर्कमैन ऑफ द कंपनी, डिस्प्यूटेड नहीं है जो। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और नॉट रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन ड्यू डेट, वो भी यहाँ पे आएंगे। 191(3) में बोलता है इफ पेमेंट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, तो एडजर्न मीटिंग पे प्रपोजल शेड नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। 191(3) में बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन इन केस अ डायरेक्टर रिसीव्स इन कॉन्ट्रावेंशन, तो डायरेक्टर शैल नॉट ओन सच अमाउंट बट कीप इट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। पेनल्टी 1 लाख की बताई हुई है डायरेक्टर की। डायरेक्टर ऑफ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट ही शैल बी लायबल फॉर 1 लाख रुपीज। नो इफेक्ट ऑन डिस्क्लोजर। 191 में बोलता है कि इसे प्रेजुडिस में नहीं लेने का है ऑपरेशन ऑफ लॉ,
with respect to any payment received under 191 or such payment made to director. If required by law, disclosure regarding any payment of compensation shall be made. फिर 192 में लास्ट सेक्शन है, सेकेंड लास्ट बोलना चाहिए, 193 तक जाना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग डायरेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है. तो क्या कहता है ये कहता है कि प्रोविजंस ऑफ 192 ऑल्सो ऑपरेट इफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व. पहला तो रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डायरेक्टर एंड द कंपनी और वाइस वर्सा. ऑल्सो ऑपरेट इफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. A person connected with such director is also included. These provisions are discussed. सबसे पहला, according to section 192(1), no company shall enter into an arrangement by which a director of the company or its holding subsidiary, associate, or a person connected with him acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from the company, or the company acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from such director or person so connected. अगर ये जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर प्रायर अप्रूवल मिल जाती है बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग तो चलेगा, रिलैक्सेशन दिया है. अगर डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन डायरेक्टर है होल्डिंग कंपनी में, अप्रूवल होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग की भी लगेगी. कंटेंट्स ऑफ नोटिस इशूड फॉर अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन. तो जो नोटिस जा रहा है वो उसमें पर्टिकुलर्स होना चाहिए अरेंजमेंट का, वैल्यू भी होनी चाहिए, असेट्स इन्वॉल्व कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. फिर 192 कॉन्ट्रावेन हो जाता है तो क्या होता है, द कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी रहेगा, जो भी अरेंजमेंट है. वॉइडेबल नहीं होगा अगर restitution of any money or other consideration which is subject matter of the arrangement is no longer possible only and the company has been indemnified by any other person for loss or damage caused to it, या फिर rights are acquired bona fide for value without notice of contravention of provision by any other person. Last section of this chapter, contracts by OPC. तो यहाँ पे sections become applicable when such OPC enters into contract with its sole member who is also the director. तो किस मैनर में चलेगा, प्रेफरेबली सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग. दूसरा, अगर राइटिंग में नहीं तो एटलीस्ट मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करो, मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग में रिकॉर्ड करो. और है यहाँ पे. और इसके बाद एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट है तो 193 एप्लीकेबल नहीं होगा. सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंपनी ने इन्फॉर्म करना चाहिए रजिस्ट्रार को ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड. विद दिस वी कंक्लूड द चैप्टर of meeting and the board ki powers. In 47 minutes we have concluded this video, and the previous one was for about 37 minutes. So in total we have concluded this in 84 minutes. Bye bye.